श्रोताओं नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, सामान्य शब्द में कहें तो पर्यावरण वह है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। पर्यावरण संरक्षण की जब बात आती है तो हमारा ध्यान सर्वप्रथम फैक्ट्रियों, वाहनों से निकलने वाले धुओं, धरती के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने पर ही जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा पर्यावरण तभी सुरक्षित और संरक्षित रह सकता है जब पृथ्वी पर विद्यमान हर प्रकार के जीवों का अस्तित्व बरकरार रहे और उन पर कोई आँच न आए। श्रोताओं, पर्यावरण के संतुलन में वन्य जीवों और वनों का महत्व भी उतना ही है जितना मानवों का और उनकी बसावटों का। तो आज धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में हम वन्य जीवों के पर्यावरण संरक्षण में महत्व विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित टूकिया। आप पर्यावरणविद हैं और वन्य जीवन कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रियंका जी, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वनों और वन्य जीवों के महत्व की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण के संतुलन और इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका होती है? पर्यावरण एक ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स को मिला के बना हुआ एक परितंत्र है जिसके अंदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और उसी के साथ में लैंड है, वाटर है और एयर है। इन सब को अगर हम मिला के देखें तो ये हमारे सराउंडिंग के अंदर रहने के लिए जो जो हमें आवश्यकता होती है वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और हमारी तरह हर जीव इस धरती पे जो रहता है उसके लिए ये सभी चीज बहुत बहुत आवश्यक है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। किस प्रकार से उनकी निर्भरता एक दूसरे पर रहती है? इनकी निर्भरता ऐसा है कि अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो घास है, घास के ऊपर ग्रास हॉपर्स या छोटे छोटे जो कीट पतंगे रहते हैं, कीट पतंगों को खाने वाले उसके बाद में छोटे पक्षी होते हैं, फिर उसके बाद में बाज होता है, फिर बाज के बाद में जो सबसे बड़ा जो उनको खाने वाला एक रैप्टर स्पीसीज होती है। तो ये सारे एक दूसरे को खाने वाले जीव होते हैं जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि जीवो जीवस्य भोजनम, और उसके अंदर ये एक फूड चेन है या खाद्य श्रृंखला है। अगर यही खाद्य श्रृंखला अगर मैं ग्रास होपर को खाने के लिए दूसरा जानवर भी अगर मैं वहां पे ले आऊं तो दूसरी खाद्य श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला से इंटरेक्ट करती है जिसको हम लोग ब्रॉडर सेंस में फूड वेब कहते हैं। और इसमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी का फ्लो होता है और ये हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए और बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस फूड चेन या फूड वेब में मानव कहाँ है और किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है? मानव पूरी फूड चेन के अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट में जैसे अगर हम ग्रास होपर की बात कर रहे थे तो उसी प्रकार मानव एक स्पीसीज है। और आप देखिए आपके घर पे जो खाने की प्लेट है उस खाने की प्लेट के अंदर जो जो भी सामान हमारे सामने खाने के लिए रखा जाता है वो कहीं न कहीं हमारे सराउंडिंग के एनवायरमेंट से आता है और वो दूसरे जीव की, चाहे वो पॉलिनेशन हो, चाहे वो किसी प्लांट का फ्रूट हो या किसी प्लांट का फ्लावर हो या सीड हो, वो हमें आपस में पर्यावरण के किसी न किसी घटक से मिलता है। तो मानव एक पर्यावरण का ही पार्ट है, पर कालांतर के अंदर ये धीरे धीरे एक छवि बन गई है और हमने अपने आप को उपभोगवाद के अंदर कन्वर्ट कर लिया है और हम जो है वो सारी की सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर बिलीव करने लग गए और उसके अंदर हमने अपने आप को पर्यावरण के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की है। और ये न होके हमें एक सिंपल फूड वेब या फूड चेन का एक एलिमेंट समझ के रहना चाहिए। जो उपभोग की बात अभी आपने की उसमें मानव अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है, जिससे किस प्रकार से इस बैलेंस को वो बिगाड़ रहा है? मानव किसी एक स्पीसीज को, जैसे हम लोग अगर कहें तो डेयरी फार्म हमने बनाए, डेयरी फार्म बना के हमने किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को बहुत ज्यादा पॉपुलेट किया। ओवर क्राउडेड हमारे पास में डेयरी फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं और उनको हम कंज्यूम करते हैं। और सिंगल स्पीसीज हमारे पास में फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म्स है। तो जहाँ हमारा जो पूरा अटेंशन होना चाहिए, हमारे फोर फादर्स या जो पूर्व मानव था वो प्रकृति के साथ में तारतम्य मिला के जीता था। हमने धीरे धीरे अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया है और अब जो है वो प्रकृति का आप ये मान के चलिए कि रौद्र रूप जो है हमें हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। और ये जो उपभोगवाद है उस उपभोगवाद ने पर्यावरण के पूरे सिस्टम को बिगाड़ना चालू किया है और उसका परिणाम जो है हम किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिजीज आउटब्रेक, जो नए नए डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। क्या कारण है डिजीज आउटब्रेक के? जैसे अभी हम निपा को देख रहे हैं, तो किस प्रकार से ये ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है? डिजीज आउटब्रेक ये मानिए कि चिकित्सा विज्ञान के अंदर अनवरत शोध होते हैं और हम हर बीमारी के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते हैं, पर हमारा जो नेचर है वो नेचर हमें वापस अपना स्थान दिखाने की कोशिश करता है और उसके अंदर नए से नए बीमारी हमारे सामने आती है। जैसे 3 साल पहले हमने देखा कोविड-19 का रौद्र रूप पूरे विश्व ने झेला और उसके अंदर कहा हमें जाता है कि चमगादड़ से शुरुआत जी हुई।
तो उसमें एक आया कि कोविड-19 चमगादड़ से उत्पत्ति हुई थी। अब चमगादड़ से जब हम अगर डिजीज इकोलॉजी की बात करते हैं तो डिजीज इकोलॉजी के अंदर भी एक अपना पूरा सिस्टम है। उसके अंदर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज ऑर्गेनिज्म है, वो अगर जंप करता है तो उसमें कुछ ऐसे बड़े एनवायरमेंटल एपिसोड्स होते हैं जी। जहाँ पे वो स्पीसीज अपने होस्ट को छोड़ के और दूसरे होस्ट पे जाती है। और वहाँ अगर हमने ह्यूमन इंटरवेंशन अगर बहुत बड़ा है, जैसे मास स्केल पे हमने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब हमने बड़े बड़े जंगलों को काटा। जी। मास स्केल पे हमने पोल्ट्री एनिमल्स को या लाइव स्टॉक जो हमारे फार्म्स हैं उनके अंदर हमने ब्रीड करके उनको हमने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जो होस्ट एनिमल है अगर उस पे अटैक होता है तो उसका जो पैरासाइट है वो जी। पैरासाइट फिर दूसरे होस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। और उसमें क्योंकि हमारे जो डिजीज एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम बैक्टीरिया या वायरस है और उनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है या नेक्स्ट जनरेशन बहुत फास्ट आती है, मतलब कई बार तो एक दिन में 2-2 3-3 बार ये हो जाता है, तो जी। उसमें म्यूटेशंस बहुत फास्ट होते हैं। उसकी वजह से वो एडजस्ट करने की उसमें बहुत अच्छी एबिलिटी होती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो एक ही दिन में 3 बार कर लेता है। जी। तो वो स्टेज आने पे हमारे अंदर डिजीज आउटब्रेक देखने को मिलता है। दूसरा आपने एग्जांपल दिया निपा वायरस का। अभी महीने भर पहले हमने देखा कि केरला में इस साल फिर वापस निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, जो पहले भी 2-3 बार हो चुका है और ये भारत का तीसरा या चौथा निपा आउटब्रेक था। निपा आउटब्रेक के अंदर भी ये देखा गया है कि निपा का जो वायरस है वो चमगादड़ से आता है, जी। पर चमगादड़ से ह्यूमन बीइंग के अंदर आने का ये मतलब है कि हमने एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है और जो चमगादड़ का एक रहने का जो एनवायरमेंट है वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं संपूरक हो रहे हैं। जी। मतलब हम उनके एनवायरमेंट में एंटर कर रहे हैं या वो हमारे एनवायरमेंट में एंटर कर रहे हैं। चमगादड़ फ्रूट बैट हमारे सराउंडिंग में क्यों आ रही है? क्योंकि जंगलों के अंदर उनके खाने के जो इलाके थे जहाँ पे वो फ्रूट्स खाती थी, जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधों पे वो निर्भर करते थे, जी। उनकी संख्या में कमी आई है, तो वो हमारे रहवासी इलाकों के आसपास में आने लगे हैं और वहाँ से जो डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स हैं उनको मौका मिलता है ह्यूमन बींग्स पे अटैक करने का। जी। इस प्रकार से जो डिजीज आउटब्रेक हैं ह्यूमन के वनों के इलाकों में घुसने की वजह से भी हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि मानवीय बसावटों में कुछ ऐसे जंगली जानवर जो मानवों के लिए खतरनाक माने जाते हैं आते हैं, तो इसका भी कारण शायद यही है। आपने अभी नाम लिया मानवीय इलाकों में वन्य जीव आने का, जी। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अगर लें तो आज अगर देखें देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तेंदुआ या लेपर्ड ह्यूमन हैबिटेशंस के बहुत पास में रेगुलर इंटरेक्ट कर रहा है। जी। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत के अंदर है संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क मुंबई में, जी। जहाँ पे एक पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सिटी के बीच में एक जंगल है और अगर देखा जाए तो उसके अंदर लेपर्ड का ह्यूमन अटैक्स न के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो एक जंगल पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग जंगल है और उसके अंदर लेपर्ड एकदम आराम से सर्वाइव कर रहा है, जबकि वो दूसरे किसी भी जंगल से कनेक्टेड नहीं है। जी। दूसरा एग्जांपल देखें तो लेपर्ड का जयपुर के पास में झालाना करके एक जंगल है, उसके अंदर लेपर्ड है और जयपुर भी काफी घनी बसावट का शहर है और उसके बाद में पास में लेपर्ड बहुत अच्छे से रहता है। अब उन इलाकों में लेपर्ड सर्वाइव कैसे कर रहा है, ये अगर हम देखें उनके फूड स्टडीज करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो उसमें ये देखा है कि वो बहुत सारे ऐसे जानवरों को खाता है जो इंसानी आबादी के आसपास मिलते हैं, जैसे सुअर के बच्चे खाता है और कुत्ते। इंसानी आबादी के पास लेपर्ड जो भी रहते हैं उनका मुख्य भोजन कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते। तो ये उस इकोसिस्टम के अंदर ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को वो कम कर रहा है जो हमारे कोई काम के नहीं है। जी। तो ये इकोसिस्टम बैलेंस बनाने के लिए, सर्वाइवल उनका जो है वो इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पे उन इलाकों में लेपर्ड नहीं होंगे तो आप ये मान के चलिए कि हमारी जो डॉग पॉपुलेशन है वो ओवर क्राउडिंग स्टाइल में चली जाएगी, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में डॉग का कोई प्रीडेटर नहीं है। जी। जबकि जंगल के अंदर डॉग को वो कंट्रोल में रखते हैं। अगर हम ऐसे वन्य जीवों के बारे में बात करें जो पर्यावरण संरक्षण में मददगार हों, तो ऐसे वन्य जीवों के बारे में कुछ बताइए। कुछ हम ऐसी स्पीसीज का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं जिनको हम लोग विज्ञान की लैंग्वेज में की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। जी। और की स्टोन स्पीसीज के अंदर की स्टोन एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप समझना चाहें तो अपने घरों के आसपास या पुरानी किसी भी आप मॉन्यूमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको मेहराबदार आर्क शेप के अंदर गेट दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े बुलंद साइज के। उनका आप देखें तो जो सेंट्रल स्टोन है, सबसे ऊपर का जो पत्थर है वो सबसे भारी और बड़ा पत्थर होता है। जी। ये एक आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है और उसके अंदर जो सबसे भारी पत्थर है उसको आर्किटेक्चर के लैंग्वेज में की स्टोन कहा जाता है। उसी प्रकार पर्यावरण के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हर इकोसिस्टम का कोई ना कोई एक ऐसा की स्टोन स्पीसीज है जो उस पूरे पर्यावरण को या उस पूरे एनवायरमेंट को, उस इलाके को बना के रखने में मदद करता है। वो बहुत सारे एनिमल्स को खाता है, बहुत सारे पेड़ पौधों को तोड़ता है, कंट्रोल करता है।
इसका एक एग्जांपल ये है कि हम लोग इकोलॉजी की लैंग्वेज में एलिफेंट को इकोसिस्टम इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियर का काम है कुछ चीज़ों को वो तोड़ेगा, कुछ चीज़ों को वो मेंटेन करेगा, कुछ चीज़ों को बना के रखेगा, और वो पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमारे हैं, उष्ण कटिबंधीय जो जंगल हैं, उनका एक आर्किटेक्चर है, वो उनको मेंटेन करके रखता है। उसी प्रकार आप देखिए जितने भी हमारे रिवर्स हैं, स्पेशली महानदी रिवर है या गंगा रिवर है, उनके अंदर डॉल्फिन रहती है। डॉल्फिन एक ऐसा मैमल है जो जिस इलाके में रह रहा है, अगर वहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब उस रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ सबसे अच्छी है, क्योंकि वो एक कीस्टोन स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव करती है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड जो हमारे देश के अंदर हैं, सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, उसके अंदर देखेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक ऐसा पक्षी है जो ऐसे ग्रासलैंड्स में रहता है जो नेचुरल ग्रासलैंड होते हैं, नेटिव स्पीसीज की ग्रासेज होती है, और वो उन इलाकों के अंदर ऑलमोस्ट सारे जानवरों को खा के और सर्वाइव करता है। कुछ विलुप्त प्राय जीवों के बारे में बताइए और उनके संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी और किस तरह से उनके संरक्षण के लिए कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिए जिसमें डॉल्फिन है, एलिफेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेपर्ड है, माउंटेन्स में अगर आप जाएंगे तो स्नो लेपर्ड है, और आप अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप और एनिमल्स में, बर्ड्स में देखेंगे तो हॉर्नबिल्स है। ये ऐसे आइकनिक स्पीसीज हैं जो बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के साथ में अपना सर्वाइवल जो है वो बैलेंस में करके रखते हैं। तो हमें ऐसे आइकॉनिक स्पीसीज जो है आज मानवीय हस्तक्षेप, जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में एंथ्रोपोसीन ईरा कहते हैं, अभी जो घटित जो हमारा काल चल रहा है, जिसके अंदर मानव पर्यावरण के या इकोसिस्टम के बैलेंस के अंदर अपने आप को बहुत ऊपर और डोमिनेंट स्टाइल के अंदर अपने आप को दर्शित करता है, वहाँ पे एंथ्रोपोसीन एक्टिविटीज या एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। सरकार ने और केंद्रीय बहुदेशीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग IUCN कहते हैं, IUCN ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। उसके अंदर कुछ स्पीसीज को संकटग्रस्त स्पीसीज घोषित किया है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। उसमें हर सदस्य देश को कहा जाता है कि आप अपने अपने देश के अंदर उनके हैबिटेट पे काम करिए, उनके वास स्थान पे काम करिए, ताकि वो स्पीसीज अपना सर्वाइवल बना सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो इंसान का जीवन है, वो बाकी सभी स्पीसीज के सर्वाइवल के ऊपर डिपेंडेंट है, न कि हम अपने आप को आइसोलेशन में, अकेले में सर्वाइव करने के बारे में सोचें। तो श्रोताओं, डॉक्टर सुमित डूकिया ने अभी बताया कि जो हमारा सर्वाइवल है, यानी मानव का सर्वाइवल है, वो विभिन्न प्रकार के जीवों के सर्वाइवल पर ही डिपेंडेंट है। डॉक्टर सुमित डूकिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। धरती आकाश कार्यक्रम में आज बस इतना ही। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।